स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। बेटा, अभी तक हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल का डिस्कशन कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करना था कि क्या होता है उसमें। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि भाई जो फिनॉल है ये है आपका। अब इस फिनॉल के अंदर क्या होगा? इस फिनॉल के अंदर किस किस तरह की पॉसिबिलिटी है? देखिए, इस फिनॉल के अंदर दो तीन तरह की पॉसिबिलिटी है रिएक्शन की। वन पॉसिबिलिटी ये है कि इस फिनॉल में इस बॉन्ड को तोड़कर और रिएक्शंस हों जो कि एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को रिप्रेजेंट करेंगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपका पूरा की पूरा यहाँ से OH चला जाए और इस OH की जगह पर कुछ और आ जाए, यानी कि ये बॉन्ड टूट जाए। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि रिंग पर ही रिएक्शन हो, जैसे फिनॉल ही रहे और ये जो रिंग पर ये जो बॉन्ड हैं H है और H है और H है। देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज़, या तो ये बॉन्ड टूटे। तो हम सबसे पहले एक एक करके सारी रिएक्शंस की डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पर किस तरह की रिएक्शंस की ज़रूरत है, उस चीज़ का हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पर बेटा। ठीक है, देखिए इसमें तो वैसे दिया नहीं था, तो बिल्कुल हम अलग तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्शंस ड्यू टू OH बॉन्ड। ये जो OH बॉन्ड यहाँ पर है इसकी वजह से रिएक्शंस कौन सी होंगी? सबसे पहले आप याद करिए ज़रा, जो वहाँ पर ROH में रिएक्शन कराते थे हम लोग और NaOH का रिएक्शन कराते थे या Na का रिएक्शन कराते थे, तो एक फिनॉक्साइड आयन बन जाता था, है ना। ये आपका O- और Na+, इस तरीके से ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, जो कि इसके एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना ख़तरनाक एसिडिक। अच्छा, ये इसमें H+ देने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि फिनॉक्साइड आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एसिडिक है। ये फिनॉक्साइड आयन ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, फिनॉक्साइड आयन देने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एसिडिक है। यहाँ पर कई बार अगर आप इसको देखिए, अब जैसे ये बेसिक है, अब ये मान लीजिए ये आपका आपने एक ऐसे बेस डाल दिया, अगर आपने बेस भी डाल दिया और बेस डालने के बाद और ये आपका अगर एक सॉल्ट बना लेता है, इट इज़ मेकिंग अ सॉल्ट, तो ये सॉल्ट बना लेता है, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, तो ये आपका प्लस माइनस मिल जाता है, ये आपको मिल जाता है और इस तरह से एक सॉल्ट बन जाता है। ये एक फिनॉक्साइड आयन एक सॉल्ट की तरह ही तो काम कर रहा है। तो इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा? इससे रिप्रेजेंट हो रहा है इसका एसिडिक नेचर, कि बहुत ही ज़बरदस्त एसिडिक है, ये वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ये आपका सॉल्ट बना और ये आपका वाटर बना, तो ये वाटर से ज़्यादा एसिडिक हो गया। इस तरीके से ये आपका वाटर से ज़्यादा एसिडिक हो गया। अंडरस्टैंड? अब देखिए, जैसे कि इससे पहले हमने देखा था कि अल्कोहल के साथ एसिड रिएक्ट कर रहा था या कोई और रिएक्ट कर रहा था, तो हमने वहाँ पे ईस्टरिफिकेशन की रिएक्शंस देखी थी। ऐसे ही यहाँ पर भी आपका ईस्टरिफिकेशन हो सकता है और फिनॉल और उसमें बिल्कुल सेम रिएक्शंस थी जो इससे रिलेटेड थी। ऐसे मान लीजिए आपका ये फिनॉल है और ये OH बॉन्ड है। अब देखिएगा कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, ये मैंने रखता है, तो मैं वही सारी रिएक्शंस आपको पहले बता रहा हूँ जिसमें कि ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। और मैंने अगर एक कोई एसिड ले लिया, सपोज करिए कोई एसिड ले लिया, तो ये CH3 है, ये CO है, ये आपका OH है बेटा,
ये आपने एसिड ले लिया। तो होता क्या है कि इसमें बेसिकली इसमें जो ये वाला ग्रुप होता है, ये ग्रुप, इसका ये ग्रुप यहाँ से हमें मिलता है क्योंकि ये एसाइल कार्बोकेटाइन बनता है, और ये वाला ग्रुप यहाँ से टूटता है तो ये माइनस और ये प्लस बनता है। तो याद रखिएगा कि आप जब कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद जब इसको इससे जोड़ेंगे और इसको इससे जोड़ेंगे, प्लस को माइनस से जोड़ेंगे, माइनस को प्लस से जोड़ेंगे, ये सब आपकी ट्रिक बताई जा रही है। बाकी कौन सा थोड़ा मैकेनिज्म तो थोड़ा सा उससे चलती भी है, थोड़ा सा अलग भी चल जाती है कभी कभी। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से आपको मिलेगा ये O माइनस और CO CH3 प्लस और प्लस H और OH मिलाकर H2O। H और OH मिलाकर H2O। इस तरीके से ये स्टेरिफिकेशन है, ये होता है। ये माइनस, अब जैसे मान लीजिए मैं इसकी जगह पर एसिड ना लेकर एसिड क्लोराइड ले लूँ, तो एसिड क्लोराइड से भी तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये वाला ग्रुप अलग होगा, तो ये प्लस होगा, C पे प्लस आएगा और इसमें माइनस आएगा। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और इस तरीके से ये O माइनस है, O माइनस को प्लस से जोड़ दो, प्लस को माइनस से जोड़ दो, तो देखिए फिर से आपको एक ईस्टर टाइप की चीज़ ही मिलेगी। फिर से आपको एक ईस्टर टाइप की चीज़ मिलेगी, ईस्टर मिलेगा इस तरीके से बेटा, यू विल गेट एन ईस्टर। इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से आप वहाँ पर भी ईस्टर ही आपको ऑब्टेन हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप इसकी जगह पर, इस फिनॉल की जगह पर ये आपका फिनॉल है, इस फिनॉल की जगह पर इफ़ यू आर टेकिंग लाइक एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके, या कोई भी एनहाइड्राइड आप ले रहे हो, यू आर टेकिंग एनहाइड्राइड, दिस इज योर CH3। तो बेसिकली इसमें होगा क्या, बेसिकली इसमें ये होगा कि ये इस तरीके से जो टूटेगा ना, तो ये वाला पोर्शन माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा। और आप सब जानते हो यहाँ से हम हमेशा एसाइल कार्बोकेटाइन को लेने की कोशिश करते हैं, तो हमें C पर प्लस आता है ये, तो इस तरीके से ये बेटा बन जाता है एसाइल कार्बोकेटाइन। ये एसाइल कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, एसाइल कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है ना। और इस तरीके से ये आपका दूसरा जो होगा ये बनेगा CH3COO माइनस। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा नहीं भाई, ये वाला बॉन्ड क्यों टूटेगा, क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड करेक्टर है, ये तो आसानी से टूटेगा नहीं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाएगा इसका। और ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो बहुत आसानी से रिएक्शन ये हो सकती है कि यहाँ पर ये प्लस और माइनस में टूट जाए। और जब ये प्लस और माइनस में टूट जाएगा तो आप मुझे बताइए, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा। अब बताइए प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से, माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से, कहानी ख़त्म हो गई। तो बहुत ही आसानी से ये रिएक्शंस आपके सबके सब होती चली जाती हैं। ऑल रिएक्शंस कैन बी डन वेरी इजीली, सारी रिएक्शंस बहुत ही आसानी से होती चली जाती हैं। और इस तरीके से ये आपका फिर से ईस्टर बन जाता है और ये आपका फिर से एसिड बन जाता है CH3COH। इस तरीके से ये आपका एसिड बन जाता है CH3COH। तो ये आपका ईस्टर बन गया और ये आपका एसिड बन गया। अब एक बड़ी अच्छी रिएक्शन आपको बताते हैं डाइज़ोमीथेन के साथ। डाइज़ोमीथेन के साथ जो कार्बन चेन को बढ़ा देगा और ईथर को जनरेट कर देगा, वो भी यहीं पर एक रिएक्शन होती है, बहुत ही अच्छी कार्बिन की रिएक्शन होती है। कार्बिन की रिएक्शन का एक डिस्कशन करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास
एक फिनॉल है, और याद रखिएगा ये काम डाइज़ोमीथेन बहुत अच्छे से करता है, डाइज़ोमीथेन है। और डाइज़ोमीथेन के साथ आपने ड्राई ईथर ले लिया है, ये ड्राई ईथर में आप कराना चाहते हो, तो पता है क्या होता है, ये बड़ी अच्छी रिएक्शन है, बहुत ज़बरदस्त करिए, इस रिएक्शन को हम स्टार दे सकते हैं। होता क्या है कि डाइज़ोमीथेन से हमें, ये बेटा फिनॉल बना लो, डाइज़ोमीथेन से हमें कार्बिन मिल जाती है, दिस इज़ कार्बिन, ये आपकी कार्बिन मिल जाती है। और कार्बिन की वर्किंग आपको मैंने दो बताई थी। एक तो कार्बिन क्या होती है, अगर डबल बॉन्ड पे जाएगी तो वहाँ पे वो ट्रायंगल बना लेगी, साइक्लो बना लेगी, और अगर O और H के बीच में जाएगी तो फिर वहाँ पर दोनों के बीच में बैठ जाती है। ये वर्किंग हमने कार्बिन जब इंटरमीडिएट पढ़ाया था तब आपको ये बातें बताई थी कि कार्बिन कैसे वर्क करती है। देखो जैसे ये फिनॉल है तुम्हारा, आपका दिस इज़ योर फिनॉल, और इस फिनॉल में ये आपका O आता है, दिस इज़ योर OH, और ये जो कार्बिन होगी ये इसके बीच में आके बैठ जाएगी। तो जब इसके बीच में आके बैठ जाएगी ना, तो इसकी जो वर्किंग आएगी, दिस इज़ वेरी सिमिलर, वेरी इजी, ये आपकी ऐसी वर्किंग हो जाती है। और ये आपका O, और देखिए ये वाला जो CH2 आया था ना वो ये है, इस तरीके से ये OCH2, ये इस तरीके से OCH3 बन जाता है। इसे हम कह सकते हैं एनिसॉल, है ना। अब यही जो कार्बिन आपको यहाँ से मिली है ना, यही कार्बिन आपकी दूसरे रिएजेंट से भी मिल सकती थी, हम एक और रिएजेंट भी यूज़ कर सकते थे इसी कार्बिन की रिएक्शन के लिए, और वो कार्बिन की रिएक्शन हो सकती थी आपकी, अगर मैं CH2 का होल ट्वाइस SO4, जैसे Na2SO4 होता है उस टाइप से, और NaOH के साथ ये NaOH ये रिएजेंट यूज़ करते बेटा, तो इट विल ऑल्सो प्रोवाइड, देखिए ये तो बहुत ही कॉमन है कार्बिन को देने के लिए, ये तो आप समझ लीजिए हमेशा कार्बिन आपको मिल ही जाएगी। और नाइट्रोजन की प्रेजेंस हो ना तो ट्रिपलेट कार्बिन मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे आपकी सिंगलेट कार्बिन फिर ट्रिपलेट कार्बिन मिलने के भी चांसेस होते हैं। उसकी वर्किंग क्या होती है वो भी सब बताई गई थी आपको, आप थोड़ा सा वीडियोज़ में देखेगा। यहाँ से आपको जो मिलेगा वो कार्बिन मिलेगी। कार्बिन का काम क्या होगा, कार्बिन का काम होगा उन दोनों के बीच में बॉन्ड पे जाके बैठ जाना। यहाँ से ये आए और इस जगह पे बैठ गया, इस जगह से बैठने से क्या होगा, इस जगह से बैठने से ये होगा कि ये आपका OCH3 इस तरह की वर्किंग में आ जाएगा। इस तरह से आपका OCH3 की कंडीशन आपकी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। देखिए एक यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि फिनोलिक टेस्ट के तौर पे एक रिएक्शन जानी जाती है, फिनोलिक टेस्ट, जैसे हमने अल्कोहल के टेस्ट में काफ़ी कुछ डिस्कशन किया, ऐसी फिनोलिक टेस्ट के तौर पर एक रिएक्शन जानी जाती है बेटा। इसमें होता क्या है कि अगर आप फिनॉल को ले लें, वहाँ पे आपने विक्टरमेयर और लिटमस का यूज़ किया, अगर आप यहाँ पे फिनॉल को ले लें और आप यहाँ पर बस एक काम कर दें खाली कि अल्कोहलिक FeCl3, अल्कोहलिक FeCl3 का यूज़ कर ले, और अल्कोहलिक FeCl3 का यूज़ करते ही आपके पास देखिए इस रिएक्शन से यहाँ से ये चीज़ आपकी माइनस और ये प्लस ऐसी होगी, और Fe से आपका Fe क्या बनेगा, Fe+3 बनेगा और 3Cl माइनस बनेगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है C6H5O माइनस का होल 6 Fe, एंड दिस इज़ योर, ये आपका आ गया, ये इतना आ गया, है ना। तो C6H5 का और ये Fe आपका +3 पे आएगा, तो ऑब्वियसली ये आपका -3 पे आएगा। लेकिन अगर ये आपका +3 से Fe अगर यहाँ पर +3 पे आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो -3 पे आना चाहिए था, -3 पे आएगा, तब जाके कहीं पर ये ब्लू और वायलेट कलर के कॉम्प्लेक्स के चार्जेस के बारे में हम अभी नहीं सोचेंगे, हम यहाँ पर
टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, ब्लू या वायलेट कलर हमें मिलता है, तो क्या हुआ है, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बन गया कि अल्कोहलिक FeCl3 के डालने पर अगर फिनॉल होगा उसके अंदर तो ब्लू या वायलेट कलर आपको मिलेगा, बैगनी कलर मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब हमें ये पता चल जाता है कि वहाँ उस टेस्ट ट्यूब में फ़िनॉल रखा है। तो क्या करेंगे हम, फ़िनॉल में अल्कोहलिक FeCl3 डालेंगे तो हमें ब्लू या वायलेट कलर का टेस्टिंग, ब्लू या वायलेट कलर मिलेगा। वो कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है, कॉम्प्लेक्स में चार्जेस बेटा होते हैं और इस तरीके से बैलेंसिंग आ जाती है। एक क्वेश्चन है जो इसी रिएक्शन पे बेस्ड है और बहुत ही अच्छा मेरे सामने अभी भी आया है। हम लोग एक चीज़ पढ़ते थे, फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट एक्चुअली अभी अभी आपने देखा था कि हमने कई बार ईस्टर बनाया। देखिए ईस्टर लगातार हम बना रहे थे, ये तो हमने यहाँ पर ईथर बना लिया, बड़ा बनाया था। यहाँ पे हर रिएक्शन में हमने ईस्टर बनाया, हर रिएक्शन में। जैसे देखिए ये ईस्टर बना OCOCH3, OCOCH3। इससे पहले कि हमने जितने भी CH3COCl यूज़ किया या जो भी यूज़ किया, हर रिएक्शन में हमने ईस्टर बनाया, ईस्टरिफिकेशन, ईस्टर बनाया। अब ईस्टर से ही रिलेटेड एक फ्राइज रीअरेंजमेंट है। इसमें क्या होता है बेटा कि एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हीटिंग विद, अगर आप ईस्टर, जो आपका फिनोलिक ईस्टर है, इसे हम कहते हैं फिनोलिक ईस्टर, फिनोलिक ईस्टर है। फिनोलिक ईस्टर इज हीटेड along anhydrous AlCl3 along anhydrous AlCl3, और अगर anhydrous AlCl3 के along फिनोलिक ईस्टर को करते हैं, देन फ्राइज रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। इसको कहते हैं फ्राई करा दो भाई, फ्राइज रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। देन फ्राइज रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, तब फ्राइज रीअरेंजमेंट हमारा होता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट लिया जाता है। ठीक है, देन फ्राइज रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। ये क्या होता है फ्राइज रीअरेंजमेंट, चलिए देखते हैं। जैसे ये है आपका, ये फिनॉल है, इसमें ईस्टर ये है आपका OCOCH3, अच्छा, और ये एनहाइड्रस AlCl3 है। क्या करता है ये एनहाइड्रस AlCl3? ल्यूइस एसिड होता है ना। चलिए इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी समझते हैं। बनता तो ये है, यहाँ से क्या होता है, ये OH यहाँ से निकल जाता है, इसकी जगह पे आ जाता है, और ये COCH3 इस तरीके से बन जाता है। और एक पॉसिबिलिटी और होती है, ये घूमकर इस तरीके से आपका OH और ये COCH3। अब सवाल उठता है कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है और ये कैसे बनता है। देखिए इसकी मैकेनिज्म एक बहुत ही सिंपल सी मैकेनिज्म है। अगर हम देखें ध्यान से, ये आपका H है। अब एनहाइड्रस AlCl3 कौन है? एनहाइड्रस AlCl3 भैया है भूखा। तो भूखा भैया कहाँ जाएगा? भूखा भैया यहाँ आएगा। भूखा भैया यहाँ आएगा तो क्या होगा? भूखा भैया यहाँ आएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास चली जाएगी और इस तरीके से
AlCl3 के ऊपर माइनस, उसके ऊपर प्लस आएगा। अब जैसे कि आप जानते हो कि ये प्लस अपने ऊपर बर्दाश्त कर नहीं सकता, और अभी जो नया कमिटमेंट किया इतनी जल्दी तो तोड़ेगा नहीं, तो पुराने कमिटमेंट को तोड़ सकता है, पुराने बॉन्ड को तोड़ेगा, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ से अपनी वापस ले लेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस ले लेगा। तो फाइनली तुम्हारा ये बन क्या जाएगा, फाइनली तुम्हारा ये बन जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, और O पे मतलब वो ख़त्म हो गया, लेकिन AlCl3 माइनस का बना रहेगा। O का प्लस ख़त्म होगा ना, खाली वो तो बना रहेगा, AlCl3 तो माइनस का। इससे क्या मतलब है, ये तो अलग चीज़ है। और ये आपका एक एज ए इलेक्ट्रोफाइल आपके पास रहेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल आपके पास रहेगा। इसका मतलब अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए फिजिबल हो गया। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो कहाँ का कराओगे, ऑर्थो पे कराओगे और पैरा पे कराओगे। अब आप बताइए, मुझे ऑलरेडी इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, जब ऑलरेडी इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है तो ऑर्थो पे जाने की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम हो जाएगी, लेकिन होगी फिर भी, लेकिन पैरा पे बहुत आसानी से जाएगा, है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर ये ऑर्थो से गया तो क्या होगा, और पैरा पे गया तब क्या होगा। ये आपका AlCl3 है, और ये आपका H यहाँ से निकला, और ये प्लस है। अब यहाँ से समझो ज़रा, यहाँ से इस चीज़ में हम इसको जब करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ये एज ए पूरा मैकेनिज्म बताने की थोड़ी ज़रूरत है, ये एज ए प्लस निकल जाता है और ये आके यहाँ पर लग जाता है। जब भाई मेरे ऐसा हो जाएगा तो AlCl3 बेचारा माइनस लेकर बेमतलब में परेशान था, AlCl3 बेचारा माइनस लेकर बेमतलब में परेशान था। अब ये क्या होगा, अब यहाँ पर आपका COCH3 आ जाएगा, COCH3 आ जाएगा। अब देखो H प्लस, अब H प्लस कहाँ जाए, H प्लस कहाँ जाएगा यार, H प्लस अगर इसके पास आएगा तो ये तो भूखा है, इसका तो ये स्यूडो नेगेटिव चार्ज है अभी, तो वैसे तो ये भूखा है, तो ये तो वहाँ जाएगा जहाँ पर भले ही चार्ज ना हो लेकिन अंदर से सॉलिड हो। तो ये कहाँ जाना पसंद करेगा, इसके पास जाना पसंद करेगा। इसकी वजह से ये आएगा आपका इस तरीके से, OH के ऊपर प्लस आ गया। अब देखो इसके ऊपर प्लस आ गया फिर से, और ये AlCl3 है, ये माइनस है। तो ये क्या करेगा, कहेगा भैया अब तुम संभालो इसे, हम चले। तो ये आपका फाइनली यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप वापस ले लोगे, और फाइनली ये आपका इस तरीके से OH और ये COCH3 बन जाएगा, और AlCl3 आपका फिर से अलग हो जाएगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल के लिए, है ना। उसका माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा जितनी थी चली गई, ये फिर से भूखा हो गया और नए मॉलिक्यूल को तलाशने लगा। बिल्कुल इसी तरीके से तो ये आपका पैरा भी बनेगा, और पैरा तो और अच्छे से बनेगा क्योंकि वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे एक चीज़ थी जिसने बहुत डिस्टर्ब किया, और वो थी स्टेरिक हिंड्रेंस। ये ऑर्थो है, ये पैरा है, तो यहाँ पर पैरा ने ऑर्थो ने बहुत डिस्टर्ब किया क्योंकि वो स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ पे डेवलप हो गया था, इस वजह से ये आपका डेवलपमेंट डिस्टर्ब हुआ था। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपकी ये सारी चीज़ें लगातार डेवलप होती चली जा रही हैं, लगातार बनती चली जा रही हैं। तो दिस वॉज बेसिकली ये आपका ROH यानी कि फिनॉल का जो ये वाला बॉन्ड था, इसकी वजह से जो रिएक्शंस थी वो हमने देखी। चलिए अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो बेंजीन के ऊपर रिएक्शंस होती हैं, जैसे ये आपका AROH ये फिनॉल है। अब ये यहाँ पर जो रिएक्शन होंगी, यहाँ पर HH पे जो रिएक्शंस होंगी,
ये हमारी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहाँ पे लगेगा और इसको हटाएगा, तो इसे हम कहते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, इनका डिस्कशन करते हैं और इनका ब्रीफ रिव्यू लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है और कैसे कैसे हो सकता है। होने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बेटा हम लोग जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको लेते हैं। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को हमने देखा। अब देखिए एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो आपका ये सबसे पहले उसमें से एक चीज़ आई नाइट्रेशन, फिर आपकी आएगी सल्फोनेशन, फिर आपकी आएगी एल्काइलेशन, फिर आपकी आएगी एसाइलेशन, फिर आपकी आएगी ऑक्सीडेशन। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि रिंग पर हो रही हैं, बेसिकली रिंग पर हो रही हैं। तो हम बात करते हैं रिंग के ऊपर जो होने वाली रिएक्शंस की, और रिंग के ऊपर जो रिएक्शंस होंगी वो होंगी बेसिकली एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सवाल उठता है कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन कौन सी होंगी और कैसे कैसे होंगी, उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए बेटा, पहली बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप डाइल्यूट HNO3 की बात करें और लो टेम्परेचर की बात करें, तो तब आपको ये ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिल सकता है। रीज़न क्या है कि आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन को कराने के लिए, नाइट्रेशन को कराने के लिए आप तो नॉर्मली कॉन्क HNO3 लिया करते थे, बट आपने यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 ले लिया। वाई? रीज़न है इस बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए OH ग्रुप का। ये जो OH ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है बेटा। जब ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये रिंग को स्ट्रॉन्ग एक्टिवेट कर देता है। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है यानी कि रिंग को एक्टिवेट कर देता है। जब रिंग को एक्टिवेट कर देता है तो याद रखिए नाइट्रेशन भी इजीली हो जाएगा। और कहीं तुमने डाइल्यूट की जगह अगर बहुत कॉन्क कर दिया हो भयंकर, और ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि रिंग ही टूट जाए या रिंग ऑक्सीडाइज हो जाए। तो इसको बचाने के लिए हम बड़ा ही संभल कर चीज़ों को करते हैं। और यह बहुत ख़तरनाक टेम्परेचर ले लिया, कॉन्क ले लोगे तो कोई पोजीशन नहीं बदलेगी, लेकिन डाइल्यूट लिया और लो टेम्परेचर लिया तो चलो ऑर्थो और पैरा ही भरेगा। बाकी नाइट्रेशन इतनी बार आ चुका है कि मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि इससे इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा और कैसे ये जाएगा और किसको हटाएगा। इलेक्ट्रोफाइल आप सब जानते हैं, नाइट्रेशन में NO2+ मिलता है और बेंजीन के H+ को हटाता है और उसके बाद उसकी जगह पे लग जाता है। इसकी पूरी मैकेनिज़्म की वीडियोस में भी डिस्कशन कर चुका हूँ और भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि भाई NO2 इस तरीके से आ जाएगा। देखिए ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स को हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, अच्छा यहाँ पे देखिए नॉर्मली लोगों का पैरा ज़्यादा बनता है और ऑर्थो कम बनता है क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। लेकिन यहाँ पर ऑर्थो ही मेजर होगा और पैरा माइनर होगा। उल्टा हो गया। उल्टा होने का रीज़न क्या था? उल्टा होने का रीज़न ये था कि यहाँ पर इसमें देखिए ध्यान से, तो ये क्या हो रही है? ये हो रही है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा वोलेटाइल है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन पैरानाइट्रोफिन ये ज़्यादा कम वोलेटाइल है। तो याद रखिएगा इसमें एसोसिएशन हो जाता है मॉलिक्यूल्स के साथ, तो वोलेटाइल कम हो जाता है, वेपर में इजीली नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इसमें इफेक्टिव होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसमें इफेक्टिव होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखिएगा जिनकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और वो वोलेटाइल कम होते हैं। लेकिन जिनकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिनमें होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और वो वोलेटाइल ज़्यादा होते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ऑब्वियसली यार क्या होता है वोलेटिलिटी? वोलेटिलिटी का मतलब होता है वेपर्स में बदलना। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई चीज़ एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़े हुए है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन में है, तब वो एक भागेगा दूसरा उसे पकड़ेगा, उसका फोर्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसे रोक लेगी। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल के पास दूसरा मॉलिक्यूल कोई ऐसा है ही नहीं जो उसको रोके, अगर वो जा रहा है तो वो अपने आप में ही बड़ा मजबूत है, अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो गया, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ सकता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तो कम हो जाएगा ना।
यस। तो अगर ऐसा हो तो इन दैट सिचुएशन आप समझो कि यहाँ पर तो कहानी बस अपने ही अंदर की थी, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें फेवरेबल है। तो जब अपने ही अंदर की चीज़ें हैं तो ये अगर बाहर निकलना चाहेगा तो इजीली बाहर निकल जाएगा ना, क्योंकि बाहर निकलने से रोकने वाला, इसको पकड़ के खींचने वाला कोई और नहीं है ना, इसके साथ ही कोई ऐसा नहीं है जो इसको खींच ले कि नहीं तुम मत जाओ। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये पैरा तो इंटर से कनेक्टेड होगा, इसका ओ एस से, इसका ओ से, इस तरीके से इसके साथ ही इधर उधर ऊपर नीचे चारों तरफ होंगे। तो जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैरा नाइट्रोफिनॉल में ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से क्या होगा कि अगर ये बाहर एक कूदना भी चाहेगा तो दूसरा रोक लेगा इसका। दैट्स वाई दिस इज़ लेस वोलेटाइल, इसलिए ये आपका लेस वोलेटाइल है और इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है। और ये आपका मोर वोलेटाइल है, ये तो खटाक से उसमें बदल रहा है। तो जो चीज़ जल्दी वेपर में बदल जाएगी इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इसका मतलब लेस बॉइलिंग पॉइंट। यानी इससे मतलब क्या फ़ायदा हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो एक तरह से वोलेटिलिटी को बढ़ाती है और बॉइलिंग पॉइंट को कम करती है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट ज़रूर उसका फ़ायदेमंद हो सकता है साबित। चलिए, ये तो बात रही इस बात की कि भाई हमने समझा कि अगर ऑर्थो बनेगा तो क्यों होगा, लेकिन हाँ इसमें मेजर कौन होगा, तो मेजर तो ऑर्थो ही होगा और पैरा आपका माइनर होगा। लेकिन किसकी क्वालिटी क्या होगी उनका डिस्कशन भी हम लोगों ने किया। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि अगर हम इसमें कॉन्क HNO3 ले लेते तब क्या होता, व्हाट विल हैपन इफ़ आई विल टेक कॉन्क HNO3। देखो, अगर कॉन्क HNO3 ले रहे हो ना तो आप गनीमत करो कि कॉन्क HNO3 ही सिर्फ लेना है, बहुत हाई टेम्परेचर नहीं लेना है। अगर बहुत हाई टेम्परेचर ले लिया तो फिर तो बेटा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पूरा रिंग ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो कॉन्क HNO3 लेना है और बहुत हाई रिएक्शन नहीं लेनी है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर रखना है, बहुत नॉर्मल टेम्परेचर लेना है हमें, बहुत हाई टेम्परेचर नहीं लेना है। तब हमारा कोई भी, देखिए कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी थी, ऑर्थो, मेटा, पैरा और ऑर्थो। अब देखिए, और ये मेटा, भाई आप सब जानते हो मेटा पे तो जा नहीं सकता, इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये जो कहाँ बढ़ा रहा है, ये कहाँ बढ़ा रहा है और कैसे बढ़ा रहा है, पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं कि ये कहाँ बढ़ा रहा है और क्यों बढ़ा रहा है। ये सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि जब आप रेजोनेंस कराते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कराते हो तो नेगेटिव साइन आप देखना रेजोनेंस के दौरान कि ऑर्थो पर आता है या पैरा पर आता है। तो रेजोनेंस का इफेक्ट ऑर्थो या पैरा पे होता है, मेटा पर रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं आ रहा है। अब आप NO2+ को लेना चाहते हो तो NO2+ कहाँ जाना चाहेगा? NO2+ तो वहीं जाना चाहेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको ज़्यादा मिलती है, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको ज़्यादा कहाँ मिलेगी, या तो ऑर्थो पे मिलेगी या पैरा पे मिलेगी। लेकिन हाँ, उस जगह की तरह जैसे वहाँ पर कुछ पोजीशंस खाली छोड़ दी गई थी, लेकिन यहाँ पे दो नहीं बनेंगे बल्कि एक ही बनेगा और वो कोई भी पोजीशन खाली नहीं छोड़ेगा। ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यानी कि तीनों पोजीशन ये भर देगा, ऑर्थो की और ये ऑर्थो की, मेटा को छुएगा नहीं। इस तरीके से 3 नाइट्रो ग्रुप आ गए, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ट्राई नाइट्रो एंड दिस इज होल थिंग इज फिनॉल। सो ट्राई नाइट्रोफिनॉल, द कॉमन नेम इज पिक्रिक एसिड। बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार पूछा गया है कि पिक्रिक एसिड कैसे बनाया जाता है, हाउ द पिक्रिक एसिड फॉर्म्ड, और उसमें क्या कंडीशन होती है, किस तरीके से लिया जाता है। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन इज अनदर, दुनिया जानती है कि हेलोजिनेशन कैसी चीज़ होती है। हेलोजिनेशन आप सब जानते हैं कि हेलोजिनेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। Br2+ यहाँ पर होता है और ये बहुत ही हाईली ऑक्सीडाइज, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है। एक्टिवेटिंग का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है काफ़ी ज़्यादा, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसका +R बहुत अच्छा होता है। तो बेटा अगर आप इसमें सिंपली Br2 ले लो तो कोई पोजीशन नहीं छोड़ेगा। ये देखिए
व्हेन द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन सॉल्वेंट्स ऑफ लो पोलैरिटी, सॉल्वेंट्स ऐसे हों जिसमें कि लो पोलैरिटी हो, जैसे कि CsH2 या CHCl3 लो पोलैरिटी के हैं और लो टेम्परेचर पे हो, तो मोनो हेलो डेरिवेटिव या मोनो ब्रोमोफिनॉल बनता है, यानी कि एक ब्रोमो आता है, चाहे वो ऑर्थो पे आए चाहे वो पैरा पे आए। रीज़न इससे मिलेगा क्या, मिलेगा तो Br+E ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। और अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है तो इन दैट सिचुएशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है तो इन दैट सिचुएशन होगा क्या, इन दैट सिचुएशन होगा ये कि आपका, इन दैट सिचुएशन आपका ये होगा कि ये ऑर्थो पोजीशन पर और ये आपकी पैरा पोजीशन है, दिस इज़ योर ऑर्थो पोजीशन, तो ऑर्थो पोजीशन इज़ कवर्ड बाय Br एंड Br और पैरा पोजीशन इज़ कवर्ड बाय Br। हम सब जानते हैं कि पैरा पर मेजर बनता है और इस पे माइनर बनता है, एक्सेप्ट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो कि मेजर बना था और वो माइनर बना था, राइट। जैसे कि आप देख रहे हैं लो टेम्परेचर 273 केल्विन, मतलब क्या समझे, 273 केल्विन का मतलब तो 0 डिग्री हुआ, 0 डिग्री कहीं लिखा हो, कहीं 2 डिग्री लिखा हो, कहीं 3 डिग्री लिखा हो, कहीं 4 डिग्री या 5 डिग्री तक लिखा हो तो चलेगा। 0 डिग्री से 5 डिग्री तक भी अगर होता है और कहीं पे ऐसे लिखा है तो चलेगा। 0 डिग्री केल्विन मतलब बिल्कुल ही ठंडे में, है ना, बहुत ही उससे अगर Br2 CH2 के अंदर तो ये करता है, तो ये तीनों पोजीशन को करता है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ कि आप FeBr3 का यूज़ करें, इसमें रिएक्शंस जो होने जा रही हैं वो सब मैं डिस्कशन करता चला जा रहा हूँ, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं और उनको समझना कैसे है, लेट्स डू अंडरस्टैंड। देखिए वहाँ पर हमने सिंपली, जब पहले हम करते थे तो हाँ कोई ना कोई ल्यूइस एसिड इस्तेमाल करते थे हैलोजिनेशन में, और हमने कहा भी था कि भाई FeX3 यूज़ कर लेना अगर तुम इसको करो, हाँ, तो जो कि पोलराइज कर देता था। लेकिन आप समझो कि वहाँ पे कब होता था, जब हम बेंजीन पे हैलोजिनेशन कराने जाते थे, बेंजीन पे हैलोजिनेशन कराने जाते थे तब हम कोई ना कोई ल्यूइस एसिड, ये दिमाग में आपके आया होगा कि यार वहाँ पे मैं FeX3 का यूज़ करता था, FeCl3 + Cl2 करके सर ने बताया था, या फिर Br3 Br2 करके बताया था। तो Br2 को पोलराइज करने के लिए और उससे प्लस और माइनस जनरेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती थी किसी ल्यूइस एसिड की। लेकिन फिनॉल अपने आप में इतना ज़्यादा एक्टिवेटेड है कि हमें उस ब्रोमीन मॉलिक्यूल के पोलराइजेशन के लिए किसी भी ल्यूइस एसिड की ज़रूरत नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ ल्यूइस एसिड भी हम इस चीज़ का डिस्कशन कर सकते हैं। इन केस ऑफ फिनॉल द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इवन इन द हाई केस ऑफ, देखो ये जो अब ये ख़ास बातें हैं, हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप अटैच टू द हाईली एक्टिवेटिंग, बार बार एक ही बात आ रही है, हाईली एक्टिवेटिंग। अभी देखेंगे आप, इसी एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से अगर मैं थोड़ा सा कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 या कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूँ और हाई टेम्परेचर लगा दूँ तो मेरा जो फिनॉल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं इसको ब्रोमीन वाटर ले लूँ, बहुत ज़्यादा नॉन पोलर, जैसे वाटर क्या है, वाटर तो एक पोलर सॉल्वेंट है, तो अगर मैं पोलर सॉल्वेंट में ले लूँ ना, तो पोलर सॉल्वेंट में जैसे ही फिनॉल को आप पोलर सॉल्वेंट में, ब्रोमीन को पोलर सॉल्वेंट में लेते हो, पोलर सॉल्वेंट में लेते हो, H2O में लेते हो पोलर सॉल्वेंट, वहाँ पे आपने लो पोलैरिटी के साथ लिया था या नॉन पोलर सॉल्वेंट में लिया था, नॉन पोलर तो नहीं था, वो लो पोलैरिटी का था। यहाँ पे पोलैरिटी अच्छी है, हाई पोलैरिटी है। अगर तुम हाई पोलैरिटी के सॉल्वेंट में लेते हो तो ये फिर ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन कोई सी भी नहीं छोड़ता है, तीनों ही पोजीशन पे आ जाता है, और ऑर्थो पैरा तीनों बन जाते हैं, और ये बन जाता है आपका 2,4,6 ट्राइमोर्मो। देखो जहाँ से ये जुड़ा है तो इसको तो हम पहली पोजीशन देंगे, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ट्राइब्रोमोफिनॉल बेटा एक PPT के फॉर्म में अलग होता है, और ये एक हमें वाइट PPT मिलती है। इस चीज़ को आपको और गौर करना है कि वाइट PPT के फॉर्म में मिलता है ट्राइब्रोमोफिनॉल। वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्राइब्रोमोफिनाइल फिनॉल, और ये ट्राइब्रोमोफिनॉल हमारा वाइट PPT के फॉर्म में हमें मिलता है। वाइट PPT बहुत ही ज़बरदस्त इसकी मिलती है, ठीक है। चलिए इससे क्वेश्चन कुछ आए हैं, लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस ऑन दिस।
इससे पहले कि हम कुछ क्वेश्चंस करें और कोलवे की इलेक्ट्रोलिसिस करें, हमने अभी तक जो डिस्कशन किया उनमें एक रिएक्शन हमारी छूट रही है, सल्फोनेशन वाली। चलिए, तो सल्फोनेशन अगर इसमें नहीं दिया है तो हम डिस्कस कर लेते हैं अलग से। एक रिएक्शन हमारी छूट रही है सल्फोनेशन वाली। सल्फोनेशन, अगर आपका ये फिनॉल है और ये एक्टिवेट कर रहा है और आप कॉन्क H2SO4 यूज़ कर रहे हो, एंड यू आर टेकिंग लाइक 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप लो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर काम कर रहे हो अपना, तो रूम टेम्परेचर पर इफ़ यू आर अगर इसे आप काम कर रहे हो तो ये आपका SO3H यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे बनेगा, बनेंगे तो दोनों ही सिचुएशन में सब कुछ। वैसे आप नॉर्मली देखते हो कि ये मेजर होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये चीज़ आपकी मेजर होगी। रीज़न आप समझ गए होंगे अभी तक। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज ड्यू टू इंटर। वैसे कैसा होता, वैसे ये मेजर होता था, लेकिन यहाँ पर ये माइनर की तरह से काम करेगा। रीज़न क्या है? रीज़न है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीज़न है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीज़न है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आप इसे हाई टेम्परेचर पे ले लो और आप कॉन्क H2SO4 ले रहे हो एंड यू आर यूजिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लीजिए आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ कर लिया, हाई टेम्परेचर ले लिया, बॉइलिंग पॉइंट पे ले लिया, तो यहाँ पर भी ऑर्थो और पैरा दोनों बनेंगे। यहाँ पर भी ऑर्थो और पैरा दोनों बनेंगे, लेकिन यहाँ पर पता है इतने हाई टेम्परेचर पे ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ये स्टेबल नहीं रहेगी, और जो पहले पुरानी बात थी वही सही हो जाएगी, और ये आपका मेजर होगा और ये आपका माइनर होगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब एक बड़ी पते की बात बताता हूँ। कभी कदार कहीं पर कोई ऐसी रिएक्शन आपको मिल जाए कि दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं कि कोई रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है या काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। याद रखिएगा, अगर किसी का मेजर या माइनर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हो, लाइक पोलैरिटी की वजह से हो, किसी प्लस आई माइनस आई इसकी वजह से हो, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो, तो वो कहलाता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और जब भी कभी कोई रिएक्शन में उसका मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू स्टेरिक हिंड्रेंस हो, स्टेरिक फैक्टर हो, वो कहलाती है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। सो दिस इज बेसिकली थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन वो हमारी कहलाती है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। अब समझो यहाँ पर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन और काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन।
इससे पहले वाली जो थी वो कैसी थी, ये वाली, ये कैसे होगा, ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसे क्या कहेंगे, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। दिस वॉज बेसिकली सल्फोनेशन। इस तरह से हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में काफ़ी हद तक समझा कि कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहाँ पे आ सकते हैं। अब हम समझते हैं कुछ ऐसे रिएक्शंस के बारे में जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे कि इसमें अलग अलग रिएक्शंस का डिस्कशन दिया है। लाइक इसमें एक रिएक्शन दिया हमारे सामने, अभी मैं देख रहा था कि पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर कोल्बे की रिएक्शंस के बारे में यहाँ पे बात की गई है, फिर हम इसमें कोल्बे की रिएक्शन की बात करेंगे। पहले इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3-methyl phenol। 3-methyl phenol का 3-methyl phenol, फिनॉल को बनाओ, 3-methyl करो, फिर मोनोनाइट्रेशन कर दो, तो उसके बाद अच्छा मोनोनाइट्रेशन ऑफ, वेरी गुड। चलिए यहाँ से एक बात मुझे आपको बताने को मिलेगी अच्छे से, ये क्वेश्चन में मैं एक बात पॉइंट मेरे सामने और आएगा जिसको मैं आपको एलेबोरेट करूँगा, तो आपको मज़ा आएगा। बड़ी अच्छी बात है, इस क्वेश्चन के अंदर एक ख़ास बात है, तो एक कॉन्सेप्ट आया जो आपका रिवाइज हो जाएगा। मैंने मैकेनिज़्म के दौरान वो कॉन्सेप्ट बताया था, वो कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। देखता हूँ उसके बारे में, उसकी सिचुएशन के बारे में। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया कि मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3-methyl phenol, ज़रा देखिएगा, फिनॉल तो ये हो गया आपका, और ये पोजीशन 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, यानी 3-methyl phenol। इसका आपको नाइट्रेशन कराना है। अब जब इसका आपने नाइट्रेशन कराया तो इससे आपको मिल गया NO2+। अब देखिए यहाँ पर जब भी कभी किसी रिंग पर 2+R ग्रुप लगे हों, दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हों, और वो एक्टिवेटिंग ग्रुप किसी इलेक्ट्रोफाइल को आने के लिए ऑर्थो पैरा पोजीशन पर प्रमोट कर रहे हों, तो सवाल इस बात का उठता है कि अगर हम किसके हिसाब से ऑर्थो और पैरा को डिसाइड करें। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है बेटा, आपको मैं बता दूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप कर लेंगे। कॉन्सेप्ट आप लोग ज़रूर समझ लीजिए, और फिर इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे। जैसे ये देखा आपने कि एक आपका +R ग्रुप है, यानी एक आपका ग्रुप +R है, दूसरा भी +R है। जैसे ये देखिए आपका ग्रुप +R है और दूसरा भी ग्रुप आपका +R है, और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जाना पड़ेगा, किसके हिसाब से जाना पड़ेगा, मतलब इसके हिसाब से जाना पड़ेगा कि इसके हिसाब से जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी सिचुएशन में जो ओरिएंटेशन होता है उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर दोनों ही +R ग्रुप लगे हुए हैं, यानी दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल will move to ortho and para position according to strong +R। तो स्ट्रॉन्ग +R के हिसाब से, यानी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप के हिसाब से, स्ट्रॉन्ग +R ग्रुप या स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, अगर दो एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है उसके हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब इन्होंने ये बताया कि भाई यहाँ पे मोनोब्रोमो नाइट्रेशन करा रहे हैं हम, तो यानी NO2+ आएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो किसके हिसाब से जाएगा ज़रा बताओ मुझे, इसके हिसाब से जाएगा, इसके हिसाब से जाएगा।
अब सवाल उठा कि यार इसके हिसाब से जाएगा तो ये तो ऑर्थो पोजीशन ये भी है, ऑर्थो पोजीशन ये भी है, पैरा पोजीशन ये भी है, यानी इसके हिसाब से ऑर्थो ये है, ये है, तो यहाँ पे तो जाएगा ही जाएगा। अब सवाल उठा कि यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। याद रखना कि अगर कोई भी इनकमिंग ग्रुप है वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बीच में नहीं जाना चाहता दो ग्रुप के, क्योंकि बीच में जाएगा तो उसे स्टेरिक हिंड्रेंस का सामना करना पड़ेगा। अब ऑर्थो उसके पास दो थे, या तो वो इधर से जाता या वो इधर से जाता, तो वो पसंद करेगा इधर से जाना। यानी फाइनली आपका एक अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिला, एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन के। और इस तरीके से ये 2 पॉइंट यहाँ पर हमें कि ये या तो ये होगा या फिर ये होगा। ये आपका PR है, तो ये होगा या ये होगा। इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आई कि या तो ये होगा या ये होगा भाई। ओके, ओरिएंटेशन आपका इलेक्ट्रोफाइल का या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। और मैंने आपको बता दिया कि अगर दोनों स्ट्रांग हुए तो एक जो स्ट्रॉन्गर होगा, दोनों प्लस एक्टिवेटिंग हुए तो जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग होगा उसके हिसाब से जाएगा। दूसरा पॉइंट फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, इफ बोथ ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग, then orientation will be according to orientation of group, आने वाले ग्रुप की डायरेक्शन, orientation of group according to will be according to orientation of the group will be according to orientation of the group will be according to weak deactivating group. Third point, if one group is activating, other group is deactivating, two groups हैं दोनों में से इनमें से if one group is activating and other group is deactivating, then if one group is activating, other group is deactivating, then orientation of group will be according to activating group. तब जो होगा वो आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप के साथ विल बी अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटिंग ग्रुप, तब एक्टिवेटिंग ग्रुप के साथ वो जुड़ेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ वो इस तरीके से हुआ।
चलिए, डाइनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। डाइनाइट्रेशन में तो आप जानते ही हो कि दोनों एक जगह पे आ जाएंगे, है ना, उसी ऑर्थो पैरा पे आएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे। यस। मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनोएट। अब देखिए, फिनाइल मिथेनोएट, फिनाइल मिथेनोएट, फिनाइल मिथेनोएट बनाओ तो पहले। अभी वही कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको अभी मैंने बताया था। पेन तो लो भाई। फिनाइल मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनोएट। तो फिनाइल है ये यार, फिनॉल नहीं है, फिनाइल है। मिथेनोएट का मतलब क्या हुआ? इथेनोएट। ठीक, फिनाइल मिथेनोएट। हाँ, ये तो इथेनोएट होगा ना, ये तो एच होगा तब मिथेनोएट होगा। फिनाइल ये हो गया आगे पहले, और एम एक ग्रुप का हो गया तो मिथेनोएट, फिनाइल मिथेनोएट। मोनोनाइट्रेशन, मोनोनाइट्रेशन का इथेनोएट होता तब जाके वहाँ पे होता वो, तो मिथेनोएट में तो यही आएगा ना। नाइट्रेशन है तो ये क्या, नाइट्रेशन, अच्छा ये वाला ग्रुप है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये ऑर्थो पे नहीं जाएगा, पैरा पे जाएगा, तो इसलिए पैरा बना। लेकिन इसमें OCO है ना, नाउ डिस्कस कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलवेज रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस अलग चीज़ होती है और रिएक्शन अलग चीज़ होती है। लेट डिस्कस अबाउट कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस को, सॉरी कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये भी एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, और ये कोलवे की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कोलवे की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कोलवे की रिएक्शन इसके बाद डिस्कस करेंगे, कुछ और रिएक्शंस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा। इससे थोड़ा सा अब इस लेक्चर को यहीं पर ओवर करते हैं, फिर कोलवे की रिएक्शन को हम लोग इसके आगे देखते हैं, और कोलवे की रिएक्शन आपको देख के अब ये आपका लेक्चर नंबर 3 ख़त्म हो जाएगा। नाउ वी कैन स्टार्ट को लेक्चर नंबर 4, और लेक्चर नंबर 4 में हम फिनॉल को सम अप कर देंगे और ईथर हम कंप्लीट कर लेंगे और कुछ प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है। वी हैव ओनली 4 lectures, so we have to complete in this limited lectures, so it's, you can say, कुछ भी कह सकते हैं आपसे। ओके, थैंक यू।